Good morning and a very, very happy morning. We are reading Anthony Robbins' Unlimited Power and we are on page number 135. अब यहाँ पे राइटर हमें क्या सिखा रहा है कि जब तक अगर आप किसी को कुछ बेचना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं या कुछ भी कराना चाहते हैं, अगर वो उसके लिए मोटिवेटेड नहीं है तो वो उसे कभी नहीं करेगा। तो आपने उसको पूछा, भाई तुझे याद है कि तूने लास्ट टाइम कब मोटिवेटेड था या यू वर रियली इंस्पायर्ड? और कहता है यस, इसका मतलब वो नहीं था। तो राइटर कहता है कि जब तक हम ऐसे एक्सपीरियंस के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं जो हमें इंटरनली मोटिवेट करता है, हम उस अवस्था में नहीं होते हैं जहाँ पे हम कोई एक्शन ले सकें। ये कॉन्वर्जेशन दोनों के लिए, आपकी अपनी ग्रोथ के लिए और अगर आप किसी से कुछ करवाना चाहते हैं, दोनों चीज़ों के लिए। तो अपने आप से भी उस इंसिडेंट को याद करना कि जब आप बहुत मोटिवेटेड थे और सच में लाइफ में कुछ करना चाह रहे थे, किस तरह की एक्साइटमेंट थी, और दूसरे को भी ऐसी स्टेट में लाना, बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं या किसी को उसकी ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आपको उसको उस एक्सपीरियंस को दोबारा एक्सपीरियंस करवाना होगा। इस प्रकार के प्रश्न आप उनसे पूछ सकते हैं या अपने आप से पूछ सकते हैं कि जिस समय आप बहुत मोटिवेटेड थे और इंस्पायर्ड थे, तो वो पहली कौन सी चीज़ थी जिसने आपको मोटिवेट किया? या आपने कुछ देखा था, आपने कुछ सुना था, आपने किसी चीज़ को छुआ था, किसी से आप मिले थे। अगर आपको ये लगता है कि किसी ने मुझे कुछ बोला पावरफुली तो उससे मैं इंस्पायर्ड हुआ, ये बात दूसरे के लिए भी कि वो भी ये बोल रहा हो, तो इमीडिएटली मैं मोटिवेट हुआ। इसका मतलब है कि ऑडिटरी एक्सटर्नल आपकी स्ट्रैटेजी में होना चाहिए। आप अच्छे ऑडियो सुनेंगे या उसे भी बोल के इंस्पायर्ड शब्दों के साथ मोटिवेट कर पाएंगे। वो व्यक्ति वर्ड्स और साउंड के साथ में रिस्पॉन्स करता है। आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर चिल्ड्रन केस, इन द फैमिली केस, जो कुछ भी कर नहीं पा रहे हो। टुडे आई एम गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट विद दिस। आई एम गोइंग टू सिट विद माई सन एंड मेक अ बिजनेस प्लान एंड आस्क हिम ऑल दीज थिंग्स विच आई एम नरेटिंग नाउ फ्रॉम द बुक, पेज नंबर 135। चलिए पूरी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। सब ह्यूमन बीइंग चीज़ों को एक्सटर्नली और इंटरनली, बाहरी रूप से और अंदर से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हमें अपने बारे में भी जानना ज़रूरी है, सामने वाले के बारे में भी जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ उसे मोटिवेट कर रहा है, ताकि आप स्ट्रैटेजी बना सकें। तो भाई अगर वो ऑडिटरी एक्सटर्नल है, जैसे कि हमने अभी देखा किसी चीज़ की किसी बात ने उसे मोटिवेट किया या आपको किया, जब आप ये बात सुन ली तो फिर ऐसी क्या चीज़ नेक्स्ट हुई कि आप टोटली मोटिवेटेड हो गए कुछ करने के लिए? क्या आपने अपने दिमाग में कुछ पिक्चर किया? क्या आपने अपने आप को कुछ कहा? या कोई ऐसी फीलिंग थी, कोई ऐसी इमोशन थी जिसने आपको इंस्पायर किया? अगर वो कहता है कि मैंने ये पिक्चर को देखा, तो उसका मतलब वो विजुअल इंटरनल है उसकी सेकेंड स्ट्रैटेजी के अंदर। अगर उसने कुछ सुना और उससे वो मोटिवेट हुआ, तो इसका मतलब है वो ऑडियो के लिए है। और अगर विजुअल इंटरनल है तो एक मेंटल पिक्चर उसके दिमाग में आएगी जिससे वो मोटिवेटेड होगा। पूरी स्ट्रैटेजी को मैं पेज नंबर 136 से ऊपर से पढ़ती हूँ। आप अपनी नोटबुक और पेन लेके इसे नोट भी कर सकते हैं, अपने आप से इंटरनली अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, या जिन बच्चों के साथ में या घर में किसी मेंबर के साथ या बिजनेस एसोसिएट के साथ में करना चाहते हैं उनके साथ भी कर सकते हैं। सो डू यू रिमेंबर अ टाइम जब आप टोटली मोटिवेटेड थे? वो क्या समय था, कैसा आप एक्सपीरियंस करते थे? अब आप उस व्यक्ति को उस अवस्था में ले आए हैं। अब जब तुम्हें वो समय याद आ रहा है, क्योंकि हमें उसे उसी मोटिवेटेड अवस्था में रखना है, तो सबसे पहली क्या चीज़ थी? क्या आपने देखा, क्या आपने सुना, क्या आपने छुआ, और फर्स्ट थिंग क्या थी कि जिससे आप टोटली मोटिवेटेड हो गए? अब उसने बोला मैंने सुना, हर्ड, टच किया। व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट कॉज्ड यू? Did you make a picture in your mind? Did you say something to yourself or have a certain feeling or emotion? उसके बाद में क्या हुआ नेक्स्ट थिंग कि आप उसी मोटिवेटेड स्टेट में रहे? यहाँ पे कोई इमोशन थी या आप अपने आप को कुछ कह रहे थे या कुछ और हुआ? फिर इतनी बात करने में आप एकदम मोटिवेटेड और आप उसके बारे में बता रहे हैं या शेयर कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी एलिसिटेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। और अगर ऐसा नहीं है
तो अभी हमें इसी के बारे में और बात करना है। ने ऑलरेडी डिफरेंट सब मोडालिटीज़ को एलिसिट करना सीखा है। पहले आप ऑडिटरी पूछ रहे हैं, अब आप विजुअल पूछ रहे हैं कि हाउ अबाउट तुमने क्या देखा, साइज कैसे था, उसकी ब्राइटनेस कैसी थी। हम ये सारा बुक में कर चुके हैं। तो ये सारी मोडालिटीज़ के साथ में आपने प्रोसेस करना है ताकि आप उसे बिल्कुल मोटिवेटेड स्टेट में लाके ये जान सकें कि उसके लिए क्या काम कर रहा है। पेज नंबर 137 पे राइटर कहता है कि अगर इन चीज़ों को आप बिल्कुल अच्छे से ढंग से कर रहे होंगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आप ये देखोगे कि वो व्यक्ति बिल्कुल मोटिवेटेड होगा। कई बार ये सिर्फ मिनटों में हो जाता है। बिल्कुल अगर आप इसको प्रिसाइज सिंटेक्स, आपको याद है ऑर्डरली फैशन में राइटर ने हमें बताया था कि केक बनाने के लिए सिर्फ मटेरियल नहीं, उसका बिल्कुल प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप भी हमें जानना होता है। तो अगर आप बिल्कुल इसे एक प्रिसाइज सिंटेक्स के साथ में करेंगे तो आप सामने वाले को मोटिवेट कर पाएंगे जैसा भी आप चाहते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप ट्रैक कोच हैं, आपका जो प्लेयर है उसमें टैलेंट है, उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं है, तो आप कैसे शुरू करेंगे? क्या आप उसे बेस्ट रनर को का ट्रैक दिखाएंगे वीडियो? क्या आप उसे ट्रैक पे लेके जाएंगे, उसी से वो मोटिवेटेड हो जाएगा? उसे जल्दी से बात करेंगे तो वो मोटिवेट होगा? नहीं, ये सारी विजुअल स्ट्रैटेजीज हैं, है ना, या ऑडियो। तो बेटर है कि आप उसके साथ कनेक्ट करेंगे जानने के बाद में कि कौन सा इंसिडेंट उसे किस प्रकार से मोटिवेट करता है। जैसा कि हमने ये भी सीखा था कि जो किनेस्थेटिक लोग होते हैं, महसूस करने वाले, क्लियर रेजोनेट वॉइस में करते हैं, तो हम उसी तरह से उसी पिच में उससे बात करके उसे मोटिवेटेड स्टेट में लेके आएंगे जैसा कि हमने अभी सीखा है। अगर वो ऑडियो वाला है तो उसको उसी तरह से करेंगे। विजुअल बंदे जल्दी जल्दी बात करते हैं तो उसके साथ हम उसी प्रकार से बात करेंगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करना एक मेजर कंसर्न है। हर आपके एम्प्लॉय की एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। एक सेम स्ट्रैटेजी पे आना कि सबको एक ही चीज़ रिप्रेजेंट करेगी, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होगा। तो अगर आप एक ग्रुप को मोटिवेट करना चाह रहे हैं तो आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि आपके पास में दो बिल्कुल क्लियर आइडियाज़ हों। पहला ये कि एवरी मोटिवेशनल टेक्निक जो ग्रुप को मोटिवेट करना चाहती है उसमें सबके लिए विजुअल, ऑडिटरी और किनेस्थेटिक ऐसा सब कुछ होना चाहिए ताकि बंदा इंस्पायर्ड हो। आप उन्हें चीज़ें दिखा सकें, आप उन्हें ऐसी चीज़ें सुनाएं जो उन्हें फीलिंग दे। अपनी वॉइस को अलग अलग ढंग से वेरी करें कि आप तीनों तरह के लोगों को हुक कर सकें। अलग अलग लोगों के साथ में इंडिविजुअल जो आप वर्क करते हैं, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप ब्रॉडली कुछ क्यूज, कुछ इंस्पिरेशनल कर सकते हैं एज अ ग्रुप, लेकिन अगर आपको कंप्लीट स्ट्रैटेजी यूज करनी है तो इट इज गुड टू एलिसिट इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज। पेज नंबर 139 पे राइटर कहता है कि अगर आपको किसी को कुछ बेचना है तो उस व्यक्ति की बाइंग स्ट्रैटेजी क्या है। विजुअल, इसका आंखों में कुछ अच्छा लगता है, उसको रंग उसको इंस्पायर करते हैं, या उसको एडवर्टिजमेंट की वॉइसेस अच्छी लगती है। आप देखिए सेल्स गर्ल्स रखी जाती हैं ज़्यादातर, कम्युनिकेशन उनका देखा जाता है, क्योंकि जो लोग ऑडिटरी होते हैं उनको बोलने सुनना अच्छा लगता है। और आपको पहले से यही पता लग जाए ना कि सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से, किस मोडालिटी से इंस्पायर होता है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप राइट बटन्स को पंच करेंगे और आपकी सेल्स भी बन जाएंगी। हम सेल्स यहाँ सिर्फ पैसे की बात नहीं कर रहे, आइडिया सेलिंग, घर के अंदर किसी से अपनी बात मनवाना, इन सब के लिए जानना जरूरी है कि सामने वाले को क्या इंस्पायर करता है। मैं तो ये मानती हूँ कि मुझे ये भी पता होना चाहिए कि मुझे क्या इंस्पायर करता है। पूरी बुक से मुझे ये पता लग गया कि आई एम अ विजुअल पर्सन। बुक जितनी भी चीज़ें बता रही है, हो सकता है आपको थोड़ी स्ट्रेंज लगती हो, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि दिस इज द की टू सक्सेस। से ही आपको ये पता लग जाएगा कि सामने वाला किससे मोटिवेटेड होता है। तो आप अपनी जब प्रोडक्ट आइडिया किसी को भी प्रेजेंट करेंगे तो आप मोस्ट इफेक्टिव वे से करेंगे। तो नटशेल में क्या है, टू बी इफेक्टिव, एक सेल्समैन को, यानी आपको, मेरे को या किसी को भी कोई बात मनवानी है, किसी से कराना है, तो आप उस क्लाइंट को उसी समय में लेके जाएंगे जब उसने कुछ ऐसा खरीदा जो वो बहुत ही, जिसको प्यार करता था। उसको खुद को ये डिस्कवर करना है कि उस समय ऐसा उसने क्या किया कि जिससे ये डिसीजन हुआ कि उसने उसको खरीदा। उसकी सब मोडालिटीज के की इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। सेल्समैन ये सीख लेगा कि किस तरह से स्ट्रैटेजीज को वो एलिसिट करे
और लर्न करे कि कस्टमर की एग्जैक्ट ज़रूरत क्या है और कस्टमर को एम्पावर करे, उसकी उस ज़रूरतों को पूरा करे उसी की स्ट्रैटेजी में, तो यहाँ पर एक लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टमर बनेगा जिसको आप पूर्ण रूप से समझोगे और उसे सर्व कर पाओगे। ना यहाँ पे कस्टमर आपके रिश्तेदार, आपके बच्चे भी हैं, रियल लाइफ कस्टमर भी हैं। तो ये सिर्फ सेल्स स्ट्रैटेजी नहीं हम सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं रिलेशनशिप में भी किस तरह से मैं अपने बच्चों से बात मनवा सकती हूँ, अपनी फैमिली से मनवा सकती हूँ, उसको अपने बारे में समझा सकती हूँ। यहाँ पे ना वो नहीं चलेगा नाटक, नौटंकी और मैनिपुलेशन, इट इज़ जेन्युइन। इंटरनली इस स्ट्रैटेजी को राइटर ने अपने ऊपर काम में कैसे लिया कि लिमिटिंग स्ट्रैटेजी यहाँ पे कहता है कि लाइक ओवर ईटिंग। राइटर कहता है मैं 268 पाउंड का हो गया था, इतना बड़ा बैलून कैसे बन गया। मैंने बिंजिंग और ओवर ईटिंग की स्ट्रैटेजी अपनाई, वही मेरी जिंदगी को चला रही थी। राइटर ने जो जितनी भी स्ट्रैटेजी भी हमें बताई है अपने ऊपर यूज की, और वो अपने उस समय पे गया और उसने पूछा अपने आप से, बिल्कुल यही प्रोसेस आपने अपने ऊपर यूज करना है कि ऐसा क्या था कि जो मेरे को खाने पे दिल करता था कि मैं खाता रहूं। ये ऐसा था कि मैंने कुछ देखा, या ऐसा था कि मैंने कुछ सुना, या ऐसा था कि मैंने कुछ छुआ या किसी और को छुआ। तो राइटर कहता मैंने ये रियलाइज किया कि ये था कि मैंने कुछ देखा। मैं कहीं ड्राइव कर रहा हूँगा, मैं कोई फास्ट फूड चेन देखूंगा, जैसे ही मैं फास्ट फूड चेन देखूंगा मेरे को एक पिक्चर आएगी कि ये मेरा सबसे पसंदीदा खाना है, और अगर मैं भूखा नहीं भी हूँ तो मैं अपने आप से कहूँगा कि मैं हंग्री हूँ, और एक फीलिंग ऑफ हंगर आएगी, और फिर मैं वहीं पर रुकूंगा और एक खाना खाऊंगा। इन रियलिटी जब तक मैं खाने का साइन नहीं देखूंगा तब तक मेरे को भूख नहीं लगेगी, और साइन तो हर जगह था सड़क के ऊपर। कि वो उससे पूछता भी था कि तुमने कुछ खाना है, तो मैं भूखा नहीं भी होता था तो मैं खाना इमेजिन करने लग जाता था कि मैं वो खाना खा रहा हूँ। अपने आप से कहता था कि हाँ मैं भूखा हूँ। टीवी के कमर्शियल देखता था, वहां खाना देखता था, तो कहते थे अरे तुम भूखे नहीं हो, हाँ मैं भूखा हूँ। माई ब्रेन जो था वो रिस्पॉन्ड करता था पिक्चर्स बना के, और मैं अपने आप को कहता था हाँ मैं भूखा, और फिर मैं खाता था। कहता जैसे ही मैंने ये अंडरस्टैंड किया कि ये बिहेवियर खाने का मेरे पास कैसे आया, मैंने अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज किया। से ही मैं सड़क पे कोई फूड साइन देखता था तो मैं अपने आप को शीशे में गाड़ी के देख के अपना मोटा अगली बॉडी देखता था, और मैं अपने आप को कहता था आई लुक डिस्गस्टिंग, मैं इस मील को पास कर सकता हूँ। और मैं अपने आप को इमेजिन करता था कि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरी बॉडी स्ट्रांग हो रही है, मैं हैंडसम बन रहा हूँ, मैं खूब सुंदर दिख रहा हूँ। से मेरी इच्छा हुई वर्कआउट करने की। सब चीज़ों को मैंने लिंक कर दिया। ये हमने सबसे पहले बुक में पढ़ा है। साइन देखा, इमीडिएटली अपनी मोटी पिक्चर को बड़ा किया, उसे छोटा किया, इंटरनल डायलॉग को सुना, स्विश पैटर्न था ना, जूम, और वो अपनी हैंडसम पिक्चर को उससे ले आए। जैसे ही किसी साइन ने बोला कि चलो खाना खाते हैं, ऑटोमेटिकली मेरी नई स्ट्रैटेजी के अंदर मेरा नया हैंडसम बॉडी मुझे दिखा जो वर्कआउट कर रहा है, हैंडसम लग रहा है। मैंने खाना नहीं खाया और मैं पतला हो गया। आपको भी इसी तरह से अपने अनकॉन्शियस माइंड को स्टडी करना है और वो रिजल्ट करने जो आप चाहते हैं, और उन्हें छोड़ना है जो आप डिजायर नहीं करते हो। कहते हैं ना मैं तो कर ही नहीं पाती हूँ, मैं चाहती हूँ लेकिन मैं कर ही नहीं पाती हूँ। करते हैं ना हम लोग इस तरह से। तो ये आपको अपने बारे में जानना, जैसा कि राइटर बता रहा है। इस तरह राइटर ने एक्सप्लेन किया पेज नंबर 142। राइटर कहता है कि लव स्ट्रैटेजीज भी बिल्कुल इसी प्रकार से होती है, सिर्फ इसमें एक फर्क होता है कि इसके अंदर टच, ऑडिटरी एंड विजुअल का इस्तेमाल होता है। जब भी हम एक किसी से प्यार को एक्सपीरियंस करते हैं तो उसका एक राइट तरीके से टच करना, उसका ये बोलना दैट वो मुझसे प्यार करता है, और मुझे ये दिखाना कि वो कैसे उस प्यार को करता है, इसमें एक सेंस ज़्यादा डोमिनेट करती है, लेकिन तीनों की ज़रूरत होती है, एक कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होती है टू मेक अ पर्सन फील टोटली लव्ड। अगर आप किसी को ये बताना चाहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वहाँ से एक लव स्ट्रैटेजी क्रिएट करनी है, तो सबसे पहले आपको पहली चीज़ ये ज़रूर पता होनी चाहिए कि वो किस चीज़ से प्रभावित होता है, तीनों में से, मतलब ऑडिटरी, विजुअल या किनेस्थेटिक, ताकि वहाँ से वो इंस्पायर हो। यहाँ पे भी कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बिफोर आई कंप्लीट दिस ऑडियो मैं ये आपको सुना देती हूँ। सो कैन यू रिमेंबर अ टाइम व्हेन यू फेल्ट टोटली लव्ड? क्या उसका स्पेसिफिक टाइम क्या था? क्या आप उस टाइम पे जाके उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो? एक लव स्टेट में लाने के लिए है
फिर विजुअल्स, कि क्या ये ज़रूरी है कि आपका पार्टनर आपको कहीं घुमाए फिराए, कोई आपको चीज़ें दें, आपको एक सर्टेन तरीके से देखे। अगर वो बोलता है हाँ उसने ऐसे किया, फिर ये था, या मैं ऐसे फील किया, सो दिस इज़ ऑल विजुअल। इज इट एब्सोल्युटली नेसेसरी कि आपका पार्टनर आपको ये बोले द वे, कि भाई क्या बोला उसने, क्या कहा उसने? दैट इज ऑडिटरी। ऑर्डर टू फील द डीप फीलिंग ऑफ लव, क्या ये नेसेसरी है कि आपका पार्टनर आपको एक सर्टेन तरीके से टच करे? जानते हैं, आप भी अपने लाइफ पार्टनर से, अपनी फैमिली से एक सर्टेन तरीके का व्यवहार चाहते हैं ताकि आप भी लव्ड फील कर सकें। अगर वो किसी और तरीके से बोल रहे हैं और वो आपकी सब मोडालिटीज़ नहीं है ना, तो यू डोंट एक्सपीरियंस लव। मैं जब तक ये सब नहीं जानती थी तो मुझे ये लगता था कि मेरे हस्बैंड मुझे घुमाएं फिराएं, पार्टीज़ में लेके जाएं, देन आई विल फील लव्ड। उनका तरीका क्या था कि अगर मैं सो रही हूँ, मेरी रज़ाई नहीं मेरे ऊपर, उन्होंने वो रज़ाई डाली, छोटी और बहुत छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ों से वो केयर करते थे। मुझे वो फील ही नहीं होती थी, क्योंकि मेरे लिए तो लाइफ बड़ी फन थी। नाउ एज आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग थिंग्स, आई कैन सी कि हम एक दो बिल्कुल डिफरेंट सब मोडालिटीज़ के बंदे हैं। फाइंडिंग इट सो फनी ऑल्सो, एंड इट्स मस्ती भी आ रही है, थोड़ा हिलेरियस भी लग रहा है, थोड़ा इंजॉय भी कर रही हूँ इस बुक को पढ़ते हुए। राइटर कहता है कि अब जब आपको ये पता लग जाए अपने घर में कि कौन से की इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे कि वो व्यक्ति लव्ड फील करता है, आप सोचो आप अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, अपने लाइफ पार्टनर को क्या एक्सपीरियंस करा सकते होंगे। व्हाट काइंड ऑफ अ ब्यूटीफुल लाइफ यू विल लिव। जो कहता है मैं ये ऐसे सेमिनार हर हफ्ते करता हूँ, एंड इट नेवर फेल्स। एक सर्टेन काइंड ऑफ अ लुक लोगों के आंखों में आ जाती है, एक सर्टेन वॉइस चेंज हो जाती है जब उनसे मैं पूछता हूँ कि व्हाट मेक्स यू टोटली फील लव्ड। सेमिनार अटेंड करने वाले लोग अगर मुझे नहीं भी जानते हैं ना, तो भी वो लव स्ट्रैटेजी के थ्रू रन करते हैं। जब मैं उन पे एलिसिट करता हूँ वो बिल्कुल राइट सब मोडालिटीज़ को यूज़ करते हुए वो फीलिंग, उनके पास कोई चॉइस ही नहीं होती। उनका ब्रेन जो है वो एग्जैक्ट वही सिग्नल मेरे से रिसीव कर रहा होता है कि जो उन्हें एक सर्टेन तरीके से लव्ड फील कराता है। इसलिए इसे हम अगले ऑडियो के अंदर और सुनेंगे कि कैसे हम अपने फैमिली रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं और इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पहले इसे अच्छे से समझें, क्योंकि जब हम पहली बार इसे सुन रहे हैं, वी आर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ अ कॉन्वर्जेशन, तो इट विल क्रिएट सम कंफ्यूजन, बट येस, ऑल ऑफ अस वांट्स टू हैव अ वंडरफुल लाइफ, और खास करके ऐसी ज़िंदगी जहाँ पे हम लोगों को समझ सकें और लोग हमें समझ सकें, है ना। और वो काम हमारी लाइफ में हो जो हम चाहते हैं, चाहे वो बिजनेस की ग्रोथ है, चाहे वो रिलेशनशिप है, या कुछ भी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड अंडरस्टैंडिंग हाउ दिस बुक इज प्रोग्रेसिंग and bringing it into your life. Thank you so much. Thank you so much.